Welcome class 9 again in history subject. We will take topic 2 the outbreak of the revolution from chapter 1st the French Revolution. लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि CBSE ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने न्यू सिलेबस 2020 टू 2021 के लिए रीडायरेक्ट कर दिया है, जिसमें हमें हिस्ट्री सब्जेक्ट से केवल 3 चैप्टर जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, केवल वही पढ़ने हैं और बाकी के चैप्टर्स इस सेशन के लिए डिलीट कर दिए गए हैं। इसलिए अब जो भी सिलेबस हमारे पास है हमें बहुत ध्यान से उसे देखना होगा, क्योंकि कमिंग मंथ्स में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। जैसा कि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी 1789 में, और भीड़ ने बैसिल पर अटैक करके सारे कैदियों को छुड़ा दिया था और बैसिल को तोड़कर खत्म कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। और उसके बाद कई सारे फिलोसोफर्स आए, जिसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट फिलोसोफर्स माने जाते हैं फ्रेंच की क्रांति में, जिनका योगदान माना जाता है, कुछ इतिहासकार, कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो ये मानते हैं कि ये फिलोसोफर्स जैसे जॉन लॉके, जीन जैकस रूसो वगैरह ने काफ़ी ज़्यादा फ्रांस की सोसाइटी को, फ्रांस के समाज को बदलने का काम किया था, जिसमें 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो कि लॉके ने लिखा था और द स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखा गया, जिसमें डिवीज़न ऑफ पावर के बारे में चर्चा की गई है, और जो हम लोग क्लास 10 में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे भी, पावर शेयरिंग चैप्टर में और फेडरलिज्म चैप्टर में, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इन फिलोसोफर्स की आइडियाज़ की वजह से ही ऐसा माना जाता है कि फ्रांस की सोसाइटी में बदलाव आया, लोगों के सोचने में बदलाव आया, और इस बदलाव ने पूरे समाज को, पूरे नेशन को बदल के रख दिया। और इसी के साथ ही जो रिवॉल्यूशन हुआ तो उसका अंत लोकतंत्र के साथ हुआ, लोकतांत्रिक सरकार आई और जिसने फ्रांस में एक संविधान लागू किया, और उस संविधान के तहत ही आज भी फ्रांस की जनता अपना रूल खुद करती है। तो आइए शुरू करते हैं द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। लुईस 16 had to increase taxes for reasons you have learnt in the previous sections। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि लुईस 16वें के शासनकाल में ही ये रिवॉल्यूशन हुआ था, और जब वो गद्दी पर बैठा तो खजाना पूरी तरह खाली था। इस खजाने को भरने के लिए, दरबार और दरबारियों को चलाने के लिए, उनकी सैलरी देने के लिए और अपना खर्च भी उठाने के लिए इस खजाने का भरा जाना बहुत जरूरी था। और इस खजाने को भरने के लिए लुईस 16वें ने बहुत तरह के टैक्सेस को लागू किया, और ये टैक्सेस जो लागू हुआ तो ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट यानी कि समाज के तीसरे वर्ग पर ही निर्भर था, और उसी पर ये इम्पोज किया गया। यहाँ पे एक चीज बता देना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट, सेकंड जो स्टेट्स थे वो कोई टैक्सेस पे नहीं करते थे, बल्कि थर्ड स्टेट्स के दिए हुए टैक्सेस से ये अपना खर्च चलाते थे और ऐश मौज करते थे। तो इन टैक्सेस को लागू करने के लिए लुईस 16वें को स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलानी पड़ी, और जिसमें इनको न्यू टैक्सेस को पास करना था। स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी फ्रांस की, और इसमें 3 स्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा करते थे। यहाँ पे सिर्फ मोनार्क को ही अधिकार था कि ये मीटिंग कब बुलाई जाए। तो ये पॉलिटिकल बॉडी पूरी तरह से मोनार्क यानी कि राजा के ऊपर डिपेंड करती थी कि उसकी मीटिंग कब होगी। और जो पिछली मीटिंग हुई थी पॉलिटिकल बॉडी की, वो 1614 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 1614 सेंचुरी में। 5 मई को 1789 में लुईस 16वें ने एक असेंबली स्टेट जनरल्स की बुलाई, जिसमें नए टैक्सेस
का प्रपोजल जो था, प्रस्ताव, उसको पास किया जा सके और उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। एक बहुत ही खूबसूरत हॉल वार्सलिस में सजाया गया और यहाँ पे सारे डेलीगेट्स यानी कि तीनों समाज के प्रतिनिधि आने वाले थे। पहले और दूसरे स्टेट्स ने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, यानी कि फर्स्ट स्टेट ने 300 और सेकंड स्टेट्स ने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, कि साइड बाय साइड बैठे हुए थे आमने सामने। जबकि 600 मेंबर थर्ड स्टेट के जो आए थे उनको पीछे में खड़े रहना पड़ा। तीसरे स्टेट का रिप्रेजेंटेशन जो था वो ज्यादातर तीसरे स्टेट के जो खुशहाल परिवार के लोग थे और एजुकेटेड मेंबर्स थे, वो लोग थे। पीजेंट्स थे यानी कि किसान वर्ग था, आर्टिसंस जो हाथ से का काम करता था वो लोग थे। और इसमें जो सबसे अहम बात ये थी कि औरतों को इस असेंबली में आने से रोक दिया गया था। इस असेंबली में उनकी एंट्री नहीं थी। हालांकि जो गरीब पीजेंट्स और आर्टिसंस थे उनको भी इस असेंबली में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन इन लोगों का जो प्रॉब्लम्स था, जो सवाल था, तो इन लोगों ने अपने डिमांड्स के रूप में लगभग 40,000 लेटर्स के रूप में वो अपने साथ लाए थे। स्टेट जनरल्स में वोटिंग जो होती थी वो इस आधार पे होती थी कि हर स्टेट के पास एक ही वोट होगा। और इस बार भी लुईस सोलवे ने इसी प्रैक्टिस को जारी रखने का फैसला किया। लेकिन तीसरे स्टेट के मेंबर्स ने यह डिमांड की कि वोटिंग जो है वो पूरे असेंबली की हो और जिसमें हर मेंबर को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। ये जो डिमांड थी ये एक तरह से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स यानी कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का पहला कदम था। और इस चीज को रूसो ने अपने किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा भी था। जब राजा ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया तो तीसरे स्टेट्स के मेंबर असेंबली से वॉकआउट कर गए उसके इस फैसले के विरोध में। तीसरे स्टेट्स के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन लोगों ने अपना एक स्पोक्स पर्सन पूरे फ्रेंच नेशन के लिए तय किया। उनका यह मानना था कि तीसरा स्टेट जो है वो पूरे नेशन यानी कि पूरे फ्रांस के लिए वो वक्ता का रूप है और वक्ता के रूप में उसको समझा जाना चाहिए, यानी कि वो पूरे फ्रेंच नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन? थर्ड स्टेट। तो यहां पे हमने क्या चीज देखा कि सबसे पहला लुईस 16 को अपना खजाना भरने के लिए टैक्सेस लगाने थे। इन टैक्सेस को लगाने के लिए उसको प्रस्ताव पास करने थे जिसके लिए उसको पॉलिटिकल बॉडी की जनरल मीटिंग बुलानी थी। इस जनरल मीटिंग में तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। उसके बाद इन तीनों रिप्रेजेंटेटिव्स में पहले और दूसरे यानी कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के 300 मेंबर्स होते थे और जबकि थर्ड स्टेट का 600 मेंबर होता था। अब यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि पहले और दूसरे स्टेट के मेंबर्स को तो असेंबली में सीट दी गई बैठने के लिए, लेकिन 600 मेंबर जो थर्ड स्टेट के थे उनको खड़ा रखा गया। उसमें भी उन्हीं मेंबर्स को अलाउ किया गया जो खुशहाल थे, प्रोस्पेरस थे और एजुकेटेड थे। लेकिन जो लोग गरीब पीजेंट्स, आर्टिसंस थे, औरतें थीं, उनको असेंबली में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद वोटिंग की जो प्रक्रिया थी जो सदियों से चली आ रही थी उसमें प्रत्येक मेंबर को एक ही वोट देने का अधिकार होता था और वो भी केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स को। थर्ड स्टेट्स को यह अधिकार प्राप्त उस समय तक नहीं था। लेकिन इस बार थर्ड स्टेट ने यह डिमांड रख दी कि पूरे असेंबली को वोट देने का अधिकार दिया जाए, लेकिन राजा ने उनके इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण विरोध स्वरूप तीसरे स्टेट के जितने भी 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो वॉकआउट कर गए।
क्योंकि इनको लगता था पूरे फ्रेंच नेशन का अगर कोई सही रिप्रेजेंटेशन करता है तो वो थर्ड स्टेट ही करता है, और इसीलिए ये लोग अपने आप को स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशंस समझते थे। 20 जून को ये लोग एक इंडोर टेनिस कोर्ट में, जो कि वर्सलेस के ग्राउंड में ही मौजूद था, वहां पे जमा हुए। इन लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली के रूप में घोषित कर दिया और ये शपथ ली कि ये तब तक वहां से नहीं हटेंगे जब तक फ्रांस का संविधान ये लोग ना लिख लें और राजा के पावर्स को सीमित ना कर दें इस संविधान के द्वारा। ये जो मीटिंग हो रही थी थर्ड स्टेट की, इसमें नेतृत्व जो था वो मीराबेव और एबेसियस के हाथ में था। मीराबेव जो कि एक नोबेल फैमिली में ही पैदा हुआ था, लेकिन उसका ज्यादा झुकाव जो था वो समाज के दबे हुए तबके की तरफ से था। हालांकि उसको सारे प्रिविलेजेस मिले हुए थे। उसने एक जर्नल, एक रिपोर्ट बनाई थी और उसमें उसने अपने पावरफुल भाषणों को, बहुत ही मजबूत भाषणों को, और वार्सली में जो जमा थी भीड़, थर्ड स्टेट की भीड़ जो जमा थी, उसमें उसने इन भाषणों को कहा था। एबेसियस जो कि पेशे से एक पादरी थे, उन्होंने बहुत ही प्रभावकारी पैम्फलेट लिखा जिसमें एक क्वेश्चन उठाया था उन्होंने, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट यानी कि दलित समाज क्या है। अगर हम अपनी बात करें तो दलित समाज क्या है, इस नाम से उन्होंने एक पॉम्फलेट निकाला। हालांकि नेशनल असेंबली वार्सलीज में कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में बिजी थी और जब वो इस काम में लगी हुई थी तो पूरा फ्रांस जो था वो एक तरह के कंफ्यूजन में पड़ा हुआ था कि क्या होगा नहीं होगा। हर कोई अपने अपने तरीके से सोच रहा था, इस सिचुएशन के ऊपर चर्चाएं हो रही थी। उसके बाद बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हुई, जिसका मतलब था कि अनाज का खराब उत्पादन, और जिसकी वजह से प्राइस ऑफ ब्रेड जो था वो काफी महंगा हो गया। रोटी पाव बोलते हैं, वो काफी महंगी हो गई फ्रांस में। और बेकर्स जो थे वो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी। दे स्टार्टेड होर्डेड सप्लाईज। तो उन्होंने इस सप्लाई के समय में जब लोगों को ज्यादा जरूरत थी ब्रेड की, तो उन्होंने प्रॉफिट बनाने की सोची और इसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी। लोग भी कई घंटों तक बेकरी की लाइन में खड़े रहते थे और उनको उतने लंबे लाइन के बाद भी कभी ब्रेड मिलता भी था, कभी नहीं भी मिलता था। औरतें काफी क्रोधित हो जाती थी, वो दुकानों में घुस जाती थी। उसी समय किंग ने अपने सैनिकों को पेरिस की तरफ कूच करने का ऑर्डर दे दिया। द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। 14 जुलाई को प्रदर्शनकारी भीड़ जो थी उसने बैसिल को तहस नहस कर दिया, जो कि हमने फर्स्ट टॉपिक में ही देखा था। गांव साइड भी, जितने भी गांव साइड थे, कंट्री साइड थे, ये अफवाह फैल गई गांव से लेकर गांव में। तुरंत ये हुआ कि जो मालिक लोग हैं वो लोग अपने गोदामों को जल्द ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, जहां पे अनाज फसल जो थी वो रखी हुई थी। और फिर किसान जो थे वो इस डर से कि ये लोग अनाज को नष्ट कर सकते हैं या कहीं छुपा सकते हैं, तो इन लोगों ने जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे सबको अपने फावड़े से, अपने कुदाल से और जो भी चीज होती है उससे चैटक्स के ऊपर हमला किया। ये एक ऐसी जगह होती थी जहां पे किंग या नोबेल अपना सामान रखा करते थे या खुद रहते थे। किसानों ने लूटना शुरू कर दिया। जो भी अनाज जमा किया गया था चोरी छुपे बड़े किसानों के द्वारा या जमीन मालिकों के द्वारा,
उसको उन्होंने लूट लिया। सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि उन लोगों के कर्ज वाले डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें उनको फोर्स्ड लेबर के रूप में लिखा गया था, एग्रीमेंट करवाया गया था जानबूझकर, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने जला दिए किसानों ने। फिर बहुत सारे जो अधिकारी गण थे, दरबारी थे, राजा लोग थे, वो अपने घरों से भाग गए और कई दूसरे देशों में जाकर शरण ली। जब लुईस 16वें को लगा कि विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है और विरोध बहुत ताकतवर है, तो उसने इस नेशनल असेंबली को मान्यता देने की घोषणा कर दी और यह सिद्धांत भी मान लिया कि वो अपने पावर को, अपने शक्तियों को सीमित करेगा और उसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही चलाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा वो बात मानेगा। 4 अगस्त की रात 1789 को असेंबली ने एक डिक्री पास की जिसमें सारे जो एब्लिगेशंस थे, टैक्सेस थे या प्रिविलेजेस थे फ्यूडल सिस्टम के, वो सारे खत्म कर दिए गए। मेंबर्स ऑफ क्लर्जी जो थे, यानी कि चर्च के जो लोग थे, उनको भी मजबूर किया गया कि वो अपने सारे फैसिलिटीज को छोड़ दे जो उनको जन्म से ही प्राप्त हुआ समझा जाता था वो। उसके बाद टिथिस भी खत्म कर दिया गया और जो जमीनें चर्च के द्वारा कब्जा की गई थी या चर्च जिसका मालिक था उसको भी किसानों में बांट दिया गया, जिसके फलस्वरूप गवर्नमेंट ने करीब 2 बिलियन लेबर्स का एसेट वापस राजा और चर्च और राजा के आदमियों से, चर्च के आदमी वापस ले लिया। पेज नंबर 10 2.1 का टॉपिक है फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था कि किस तरह से राजा ने तीसरे स्टेट्स को अपमानित किया असेंबली में, उनको खड़े रखकर, उनकी बातें ना मानकर। विरोध स्वरूप तीसरे स्टेट के लोग एक टेनिस कोर्ट में जमा हुए, वहां पे नेशनल असेंबली की स्थापना की और उन लोगों ने संविधान फ्रांस का लिखना शुरू किया मेराबुए और एबे सियस के नेतृत्व में। उसके बाद विरोध चारों तरफ होना शुरू हुआ। राजा और चर्च से उनके सारे अधिकार छीन गए। राजा ने विरोध को देखते हुए मजबूरी में संविधान को माना और यह वादा किया कि वो संविधान के तहत ही अपनी शक्तियों का यूज करेगा। जब ये सारी चीजें हो गई तो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना खत्म किया और इसमें 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस सामने आया। इसका मेन उद्देश्य जो था वो था राजा की शक्तियों को सीमित कर देना, यानी कि इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। These power, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions. शक्तियों को किसी एक हाथ में रखने के बजाय इसको अलग अलग संस्थाओं में बांट दिया गया। द लेजिस्लेचर में, एक्सिक्यूटिव में और जुडिशरी में, जो कि हम लोग क्लास 10 में पावर शेयरिंग में पढ़ेंगे और आप लोगों ने क्लास 8 में भी इसके बारे में पढ़ा है। तो शक्तियों का जब बंटवारा कर दिया गया तो इसका मतलब था कि अब राजा पहले के जैसा शक्तिशाली नहीं रहेगा और उसे संविधान के तहत ही काम करना होगा। जब ये सारी चीजें हो गई तो इसने फ्रांस को अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के दौर में पहुंचा दिया, यानी कि राजा थे लेकिन राजा अब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंतर्गत ही काम करेंगे और उनको संविधान की बातों को, शर्तों को मानना होगा। फिगर 7 में अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसमें देखिए कि कैसे नया पॉलिटिकल सिस्टम शुरू हुआ। अब यहां पे हम देखते हैं कि 3 संस्थाएं, जुडिशरी, एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेचर, कैसे काम करता है। तो इसमें एक्सिक्यूटिव किंग को रखा गया और किंग को यह अधिकार था, लेजिस्लेचर यानी कि नेशनल असेंबली जिसमें 745 मेंबर्स शामिल थे उनको, और यह नेशनल असेंबली कंट्रोल किसको करती? राजा को।
यानी कि राजा इस नेशनल असेंबली के अंदर में काम करता। यहां पे जो हम नीचे में देखिएगा, एक्टिव सिटीजन्स जिनको वोट देने का अधिकार था, ये उस समय लगभग 4 मिलियन थे। पॉपुलेशन 28 मिलियन थी उस समय फ्रांस की, जिसमें से 4 मिलियन को वोट देने का अधिकार था। ये एक्टिव थे, सक्रिय सदस्य जिसको कह सकते हैं। पैसिव सिटीजन्स, इनको वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन अपना प्रतिनिधि ये एक्टिव सिटीजन्स के रूप में भेज सकते थे। ये लगभग 3 मिलियन थे, और इसमें भी केवल पुरुष, है ना, ध्यान देना है इसमें कि इसमें औरतों को शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद औरतों, बच्चों जो कि 25 साल से कम उम्र के थे, तो ये दोनों जो है पैसिव सिटीजन्स में आ रहे थे, और ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते जो एक्टिव सिटीजन्स का रूप लेता और जो नेशनल असेंबली में लोगों का प्रतिनिधित्व करता। तो ये सारे जो है मिलकर इन 3 संस्थाओं यानी कि 3 इंस्टीट्यूशंस, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को चलाते। यानी कि अब पूरी तरह से राजा जो था लोगों के हाथ में आ गया, संविधान के हाथ में आ गया। पीपल मीन्स यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स पीपल। तो इस चीज को समझना है। नीचे में आप देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। 1791 में जो शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन ने दी, उसमें नेशनल असेंबली के अंदर कानून बनाना था, और जो कि इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा चुनकर आते। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली। यानी कि जैसा अभी मैंने समझाया कि पैसिव सिटीजन्स जिसमें 3 मिलियन पुरुष मेन और बाकी बचे हुए 25 ईयर्स एज से कम के औरत और बच्चे और युवा, ये लोग अपने में से रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते। वो रिप्रेजेंटेटिव सिटीजन्स के रूप में आते, और ये एक्टिव सिटीजन्स अपने यहां से नेशनल असेंबली में मेंबर्स को भेजते, और वो मेंबर्स पूरे फ्रांस के लोगों के लिए कानून बनाने का काम करता। यहां पे याद रखना है कि हर सिटीजन्स को, हर नागरिक को वोट देने का अधिकार नहीं था। सिर्फ वही पुरुष यानी कि मेन जो कि 25 साल से ज्यादा के थे और जो टैक्सेस दे सकते थे, या टैक्स अगर नहीं दे पा रहे हैं तो अपने 3 दिन की मजदूरी वो दे सकने में समर्थ हों, ऐसे लोगों को एक्टिव सिटीजन्स समझा जाता था, और इन्हें ही वोट देने का अधिकार था। जो पुरुष और औरतें रह जाती थी वो पैसिव सिटीजन्स कहलाती थी, और जो इलेक्टर बनते थे उनको क्वालिफाई करने के लिए उनको इस असेंबली का मेंबर होना जरूरी था, और असेंबली का मेंबर वही हो सकता था जो कि हाईएस्ट टैक्स पेयर्स होता। तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि फ्रांस में पूरी तरह से 100% डेमोक्रेसी अभी भी नहीं आई थी। डेमोक्रेसी का मतलब है कि प्रत्येक नागरिक को सारे अधिकार प्राप्त हों, जिसमें वोट देने का अधिकार भी हो पॉलिटिकल राइट के रूप में। लेकिन अगर यह अधिकार सारे लोगों को नहीं मिलता है तो इट मीन्स कि डेमोक्रेसी पूरी तरह से नहीं आ पाई है, क्योंकि शक्तियां जो है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में है, जो कि प्रोस्पेरस और टैक्स पेयर्स उस समय समझे जाते थे फ्रांस में। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। Rights such as the right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights. That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect its citizens' natural rights. यहाँ पे संविधान जब शुरू हुआ, संविधान की बातें जब मानी जाने लगी, आप देख सकते हैं फिगर ऊपर में दिया हुआ है, ये डिक्लेरेशन का चार्ट है, और ये इस डिक्लेरेशन में मानव को सारे अधिकार दिए गए, यानी कि जितने भी नागरिक थे, पुरुष थे, औरतें थीं, सबको अधिकार तो पूरे मिले। लेकिन इन अधिकारों में कुछ अधिकार जो थे वो थे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी थी, जीने की आज़ादी थी, अपने विचार यानी कि फ्रीडम ऑफ ओपिनियन थी, और उसके बाद कानून के सामने सब एक बराबर होते, इक्वलिटी। और ये जितने भी राइट्स थी ये जन्म से, ये प्राकृतिक रूप से थी, और इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं समझा जाता। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि फ्रांस ने जो संविधान लिखा उसमें इंसानों को जन्म से ही ये अधिकार
मान लिया कि ये सारे अधिकार उसको जन्म से ही मिले हैं, इसमें कोई बाहरी तत्व शामिल नहीं है, ना तो दे सकता है ना ले सकता है, ये गॉड गिफ्टेड है। और ये राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो नागरिकों के, प्रत्येक नागरिकों के प्राकृतिक जो अधिकार हैं, जो जन्म से अधिकार मिले हैं, उसकी रक्षा की जाए। तो इस चीज को हम लोगों को समझना होगा कि फ्रांस के संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इस संविधान में भी ली गई। जब हमारा भारत का संविधान लिखा गया तो फ्रांस के संविधान से ये सारी चीजें हमने ली। सोर्स सी को आप लोग एक बार जरूर रीड कर लेंगे। इसमें द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है। एक बार मैं आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूं। इसमें सबसे पहला जो था, मेन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। सेकंड, द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ मैन। These are liberty, property, security and resistance to oppression. तीसरा जो था, the source of all sovereignty resides in the nation. No group or individual may exercise authority that does not come from the people. Fourth, liberty consists of the power to do whatever is not injurious to others. Fifth, the law has the right to forbid only actions that are injurious to society. Number 6, law is the expression of the general will. All citizens have the right to participate in its formation personally or through their representatives. All citizens are equal before it. Number 7, no man may be accused, arrested or detained except in cases determined by the law. 11th, every citizen may speak, write and print freely. He must take responsibility for the abuse of such liberty in cases determined by the law. Number 12, for the maintenance of the public force and for the expenses of administration, a common tax is indispensable. It must be assessed equally on all citizens in proportion to their means. And number 17, since property is a sacred and inviolable right, no one may be deprived of it unless a legally established public necessity requires it. In that case, a just compensation must be given in advance. अगर हम गौर से इन सारे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारी चीजें हमारे देश के संविधान में भी ली गई हैं और उसको लागू किया गया है। इसमें खास करके 17 नंबर को भी देख लीजिएगा। इसमें क्या है कि प्रॉपर्टी को, यानी कि संपत्ति को एक पवित्र चीज माना गया है और एक ऐसा अधिकार है जो हर किसी को मिलता है, कोई इस अधिकार को छीन नहीं सकता है और ना ही कोई ले सकता है, तब तक जब तक कि कानूनन रूप से आपकी संपत्ति अगर पब्लिक के हित में आ रही है, यानी कि अगर डेवलपमेंट के वर्क में नेशन को जरूरत है उस प्रॉपर्टी की, तो वो प्रॉपर्टी आपसे गवर्नमेंट ले सकती है और इस केस में आपको एक कंपनसेशन यानी हर्जाना सरकार देने के लिए